हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वथनांक का उन्नयन और अणुभार में क्या संबंध होता है इसके विषय में हम आज जानकारी करेंगे। तो आपको बता दें, क्वथनांक का उन्नयन जो होता है मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है मोललता के समानुपाती होता है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं क्वथनांक के उन्नयन को, और ये मोललता हो गई, मोललता के समानुपाती। इसको समाल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर स्थिरांक आ जाएगा के बी, ये हो गया मोललता। अब मोललता बराबर भी आप जानते हैं वेट अपान होता है मालिकुलर वेट, भार बटे अणुभार, गुणे विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, ये कैपिटल डब्लू है, और इसको किलोग्राम में विलायक की मात्रा ली जाती है। ठीक है ना। तो ये हो गया डेल्टा टीबी। अब आप देखिए डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी व्युत्क्रमानुपाती होता है मालिकुलर वेट के। तो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जितने भी अणुसंघ गुणधर्म होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी जिसको हम कहते हैं, वो सब व्युत्क्रमानुपाती होती हैं मालिकुलर वेट के। ठीक है ना भैया। यहां पर जो केबी होता है, केबी बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है किसी भी विलायक का। ठीक, तो शायद आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। लिखिए, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को जल के 240 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखेंगे 100 ग्राम जल के लिए के बी बराबर 5.31। चलिए देखिए सवाल में क्या क्या दिया गया है। दिया है यौगिक की मात्रा 4.18 ग्राम, विलायक की मात्रा 240 ग्राम, डेल्टा टीबी का मान 100.065 और केबी का मान 5.31। और पूछ क्या रहा है कि अणुभार क्या होगा, मालिकुलर वेट क्या होगा। तो फार्मूला लगा दिए सीधे सीधे, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे वेट अपान मालिकुलर वेट इनटू कैपिटल डब्लू ब्रैकेट में केजी में, किलोग्राम में। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे आप डेल्टा टीबी का मान 100.065, केबी का मान 5.31 गुणे 4.18 बटे मालिकुलर वेट गुणे विलायक की मात्रा 240 ग्राम है, किलोग्राम में बदलना है तो ऊपर 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब आप मालिकुलर वेट कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए आएगा 142.28। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साफ कर रहे हैं इसको। आइए अब हम हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। हिमांक के अवनमन से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि हिमांक क्या होता है। तो सुनिए, हिमांक वह ताप है, ये कह सकते हैं किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव की वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहते हैं। ठीक, एक बार फिर सुनिए, वह ताप जिस पर
किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहते हैं। हिमांक का अवनमन क्या है? मतलब हिमांक में कमी आ जाए। मेरी बात समझ आप लोग? तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्पन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अगर वाष्पन ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब उसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं, अवाष्पशील विलेय की अशुद्धियाँ मिला देते हैं, तो उसका वाष्पन घट जाता है, तो वाष्प दाब भी कम हो जाता है। द्रव का वाष्पन ज़्यादा होता है, ठोस का वाष्पन कम होता है। जब द्रव का वाष्पन घटते 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 ठोस के वाष्पन के बराबर हो जाता है, तो वह द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए उस ताप का नाम होता है हिमांक। जैसे कोई द्रव होता है ना, उसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने से क्या होगा कि वाष्पन घटेगा। इतना ठंडा करें, इतना ठंडा करें, इतना ठंडा करें कि वाष्पन दोनों का ठोस अवस्था का द्रव अवस्था का बराबर हो जाए। तो वह टेम्परेचर जिसमें दोनों का वाष्पन अगर बराबर होगा तो वाष्प दाब भी बराबर हो जाएगा। दोनों का वाष्प दाब जब बराबर हो जाएगा, उस ताप को बोलते हैं हम हिमांक। अब हम हिमांक का अवनमन करना चाहते हैं, माने हिमांक को घटाना चाहते हैं। हिमांक घटाने का मतलब ये है कि उसके वाष्पन को कम करना। तो वाष्पन एक तरीका है ठंडा करके, दूसरा क्या है, उस विलायक में हम अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो भी तो वाष्पन घट जाएगा, तो वाष्पन इससे भी घटेगा, अर्थात जल्दी ठोस अवस्था आने की कंडीशन बन जाएगी। शुद्ध विलायक के सापेक्ष अगर आप किसी विलयन को फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, तो पहले कौन जमेगा? आप सीरा को ठंडा करिए और पानी को ठंडा करेंगे तो कौन पहले जमेगा? सीरा पहले जमेगा, वो ज़्यादा जल्दी, क्योंकि उसका वाष्पन पहले भी से कम हो रहा है। तो ये इस हिमांक का अवनमन कहलाता है। ठीक भैया? तो चलिए अब हम पढ़ेंगे हिमांक। समझाया वैसे आप लिख लीजिएगा। अणुभार में संबंध अगर लिखना है तो समझिए, हिमांक का जो अवनमन होता है वो भी मोललता के समानुपाती होता है, और हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, और ये समानुपाती होता है मोललता के। अगर मोललता के समानुपाती है तो यहाँ पर जो स्थिरांक आएगा वो KF आएगा, और इसको भी लिखेंगे हम मोललता। और यहाँ पर KF बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल W, ब्रैकेट में रहेगा किलोग्राम में विलायक की मात्रा है जब कैपिटल W। ये आपका डेल्टा TF है। यहाँ जो आपका KF होता है इसका नाम होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या नाम होता है इसका? मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना? यहाँ पर भी देखें कि डेल्टा TF जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा TF व्युत्क्रमानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो ये आपका जो आपको मैंने बताया था, जैसा कि आप मैंने बताया कि CP जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको मैंने बताया कि एक होता है आपका पराशर दाब, एक होता है वाष्प। ठीक है, थैंक यू। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।